हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। अभी तक आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया होगा आई होप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उनकी एनालिसिस करना कि कितने कंसेप्ट्स हमें क्लियर हुए और कितना समझ आया। सो लेट्स स्टार्ट। So first question of the day is question number 1. When was the term apoptosis coined? Apoptosis क्या है बच्चों? Apoptosis थी programmed cell death. प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता था कि हमारी सेल के पास सिग्नल्स आते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो ये अगर मेरी नॉर्मल सेल है, ये अगर मेरी नॉर्मल सेल थी, ये मेरी नॉर्मल सेल थी, तो अगर उसको मैंने एपोप्टोटिक सिग्नल्स दिए, उसके बाद क्या होता था, एपोप्टोटिक सिग्नल दिए, फिर मेरी सेल का डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता था। डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता था, उसका न्यूक्लियर एनवलप का फ्रेगमेंट होता था, न्यूक्लियर एनवलप का फ्रेगमेंट, एंड देन सेल का फ्रेगमेंटेशन हो जाता था। यहाँ पे हो गया सेल का फ्रेगमेंटेशन, एंड जैसे ही सेल का फ्रेगमेंटेशन होता था वो सेल बर्स्ट हो जाती थी एंड सेल की डेथ हो जाती थी। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्यूनिटी के लिए, कैंसर सेल से फाइट करने के लिए, और जो सेल्स की एजिंग हो गई या उन सेल्स का कोई यूज़ नहीं है बॉडी में, उन सेल्स की डेथ के लिए। तो एपोप्टोसिस कब आई थी? तो एपोप्टोसिस सबसे पहले जिसने कॉइन करा था वो ईयर था 1972। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1972। चलो आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन, तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट सीरीन में और किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following type of cells recognize and kill the abnormal pathogen infected cells? तो बच्चों हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ही कोई एबनॉर्मल या एक्सटर्नल पैथोजन आता है उससे फाइट करते हैं और उसे किल करते हैं। लिम्फोसाइट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? यूजुअली दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स and T lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes। जो B lymphocytes होते हैं स्टूडेंट्स, जो B lymphocytes होते हैं वो क्या होते हैं? वो यूजुअली हमारी फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उससे किल करते हैं। और किस वे में किल करते हैं? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके वो किल करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? तो टी लिम्फोसाइट्स फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो बच्चों जो हमारे सबसे पहले होते हैं साइटोटॉक्सिक, ठीक है, फिर आते हैं टी हेल्पर सेल्स, और फिर आते हैं हमारे एनके सेल्स जिसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। बच्चों जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं उनके नाम में ही लिखा है वो इन्फ्लेमेशन कराएंगे, इन्फ्लेमेशन के सारी चीज़ें कराएंगे एंड देन किसी ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये जो सेल्स हैं उस सेल के अराउंड क्या रिलीज करेंगे? तो वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, देन सेल की डेथ कराते हैं। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो भी इन्फ्लेमेशन कराएंगे, एंड जो एन के नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन नहीं कराते बट वो सेल से जाके अटैच हो जाते हैं एंड देन उनकी किलिंग कराते हैं। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल रिकॉग्नाइज एंड किल दी एबनॉर्मल सेल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो पहले तो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4, all of the following regarding role of xanthophylls and carotenoids in photosynthesis are correct except। carotenoids and xanthophylls क्या है? color containing pigments। color containing pigments जो क्या होते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल्स जो कलर कंटेनिंग होते हैं एंड ल्यूकोप्लास्ट सेल्स जो कलरलेस होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं उनके पास कलर पिगमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है कि ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, दे एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर बी, देयर पीक अब्जॉर्प्शन इज इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विबग्योर, क्या ये सही है? देखते हैं। Now option number C, they enable a wider range of wavelengths of incoming light to be utilized for photosynthesis, ये भी सही है। Now option number D, they protect chlorophyll from photooxidation, ये भी सही है। तो क्या गलत है इसमें? ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि their peak absorption is in blue and red light, whereas their peak absorption is blue and ग्रीन लाइट। कौन सी? ब्लू एंड ग्रीन लाइट, जो क्या होती है 425 से 475 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रीजन कहाँ पे आता है? ब्लू एंड ग्रीन लाइट पे। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। देयर पीक अब्जॉर्प्शन इज इन ब्लू एंड ग्रीन लाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Now, a bivalent consists of, bivalent का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक क्रोमोसोम, ये मेरा एक दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, तो दो पेयर हैं। अब यहाँ पे पूछा टू क्रोमैटिड्स, बताओ क्या ये सही है? ठीक है, ये मेरा एक क्रोमोसोम, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये रहे दो, एक पेयर या दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब अ बाइवैलेंट कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स एंड वन सेंट्रोमेयर, क्या दो क्रोमैटिड और वन सेंट्रोमेयर है यहाँ पे? नहीं, तो ये भी गलत है। टू क्रोमैटिड्स एंड टू सेंट्रोमेयर, क्या ये गलत है? ये भी गलत है। फोर क्रोमैटिड्स एंड टू सेंट्रोमेयर्स, तो यहाँ पे कितने क्रोमैटिड्स हैं? फोर क्रोमैटिड्स एंड टू, ये कितने हुए? तो ये रहे मेरे टू सेंट्रोमेयर्स। तो फोर क्रोमैटिड एंड टू सेंट्रोमेयर्स। अब ऑप्शन नंबर डी, फोर क्रोमैटिड्स एंड फोर सेंट्रोमेयर, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोर क्रोमैटिड्स एंड टू सेंट्रोमेयर्स। क्लियर? नाउ a sequence that correctly describes the cell cycle। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारी जो सेल साइकिल रहती है वो कैसी रहती है? सबसे पहले वो रहती है सेल साइकिल इंटरफेज। ठीक है बच्चों, इंटरफेज में क्या होती है? सबसे पहले सेल जाती है G1 में, फिर S में, फिर G2 में। G1 क्या होता है? हमारा सेल साइकिल का पहला फेज। S stands for synthesis phase and then G2 phase। उसके बाद सेल कहाँ जाती है? उसके बाद सेल जाती है माइटोसिस में। कहाँ जाती है सेल? माइटोसिस में। अब माइटोसिस की फर्दर सेल्स क्या होती है? प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर? तो सेल फिर फर्दर उन स्टेजेस में जाती है। उसके बाद सेल हमारी कहाँ जाती है? साइटोकाइनाइसिस में। तो माइटोसिस के बाद कहाँ जाएगी? साइटोकाइनाइसिस। तो कहाँ गई? साइटोकाइनाइसिस। तो ये थी पूरी किसकी? सेल साइकिल की फेजेस। अब
सीक्वेंस बताना है हमें जो करेक्ट है। तो सबसे पहला है G1, सबसे पहला G1, फिर क्या G2 में गई, फिर S में गई, नहीं, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। नाउ सबसे पहला S फेज एंड देन दे आर सेइंग G2 फेज एंड देन दे आर सेइंग माइटोसिस एंड देन साइटोकाइनाइसिस एंड देन G1, ये सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सेल कहाँ गई मेरी, यूजुअली सबसे पहले सेल G1 में जाती है, बट इसमें टू ट्रिक यू उन्होंने पूछा है कि सेल सबसे पहले कहाँ गई, S में, G2 में, एंड देन स्टार्टिंग जब साइटोकाइनाइसिस हो गई फिर से सेल साइकिल स्टार्ट होगी G1 फेज से। अब ऑप्शन नंबर सी है G1 फेज, S फेज, पहले G1, S, G2, साइटोकाइनाइसिस एंड देन माइटोसिस। क्या पहले साइटोकाइनाइसिस पे जाती है फिर माइटोसिस पे जाती है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनाइसिस से स्टार्ट होती है, माइटोसिस देन G1, S, G2, नो। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले सेल जाती है G2 फेज पे, S से G2, G2 से माइटोसिस, देन साइटोकाइनाइसिस, उसके बाद अगेन सेल साइकिल स्टार्ट होती है G1 स्टेज से। क्लियर, चलो अब विच स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल यूटिलाइजेस ATP, तो कौन सी स्टेज होती है, तो वो होती है हमारी रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। रिडक्शन फेज में सबसे पहले ATP का यूटिलाइजेशन होता है एंड दूसरा यूटिलाइजेशन होता है रीजेनरेशन स्टेज में। रिडक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3-फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लिसरल्डीहाइड में। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लिसरल्डीहाइड में, फॉस्फोग्लिसरल्डीहाइड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला ATP तब यूटिलाइज होती है, सबसे पहली ATP तब यूटिलाइज होती है, ठीक है, पहली रिडक्शन में। दूसरी कब यूटिलाइज होती है, दूसरी यूटिलाइज होती है जब हम फॉस्फोग्लिसरल्डीहाइड से वापस किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको वापस हम कन्वर्ट करते हैं रूबिलोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट करते हैं वापस से, रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज हुई, ये स्टेज हुई मेरी रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन में हम दूसरी बार ATP का यूटिलाइजेशन करते हैं। पहली बार हमने करा रिडक्शन में, दूसरी बार हमने करा रीजेनरेशन में। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर डी, दैट इज बोथ B and C। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर टू रेटिनल, chlorophyll can be described as pigment that has narrow absorption range but high efficiency, narrow absorption range but low efficiency, wide absorption range but high efficiency, wide absorption range but low efficiency। तो क्या आंसर है, मैंने अभी बताया था क्लोरोफिल के पास क्या है, नैरो एब्जॉर्प्शन रेंज बट हाई एफिशिएंसी। उसकी एब्जॉर्प्शन रेंज क्या होती है, 425 to 475, दैट इज ब्लू एंड ग्रीन लाइट, बट इट हैज हाई एफिशिएंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, इट हैज नैरो एब्जॉर्प्शन रेंज बट हाई एफिशिएंसी। क्लियर, चलो नाउ ऑप्शन नंबर 9, the event which does not occur during interphase R। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में सबसे पहले सेल G1 स्टेज पे जाती है, फिर S पे जाती है, फिर G2 पे जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में। कहाँ होता है क्रोमैटिन कंडेंसेशन, प्रोफेज में। प्रोफेज क्या है बच्चों, प्रोफेज होता है माइटोसिस में। क्या होता है, माइटोसिस में। तो क्या क्रोमैटिन कंडेंसेशन इंटरफेज में होगा,
नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन है कि इंटरफेज में क्रोमैटिन कंडेंसेशन नहीं होता। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाज प्रोटीन सिंथेसिस, तो हाँ इंटरफेज में ये होता है। ऑर्गेनल रेप्लिकेशन, सिंथेसिस फेज में जब क्रोमैटिन का रेप्लिकेशन होता है तो ये भी इंटरफेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन भी इंटरफेज में होता है। तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन कहाँ होता है? प्रोफेज में, जो इंटरफेज में नहीं माइटोसिस में होता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। क्लियर? चलो नाउ question number 10, which one is correct sequence occurring in glycolysis? तो चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसके बाद कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया हमने उसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मेन हमारी प्रोसेस है, एक फॉर्म हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से कन्वर्ट होता है किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, जो बिल्कुल फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होता, बट जो उसका दूसरा फॉर्म है उसमें हम उसको फर्दर मेटाबोलाइज कर सकते हैं। तो हमने किस में कन्वर्ट करा उसे? हमने उसे कन्वर्ट करा फॉस्फोग्लिसरेट में। जब वो फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है देन उसे किस में? 3,1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। कैसे कन्वर्ट करा उसे? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के बाद वो होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट हुआ? पाइरुवेट में। क्लियर? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ हमारा? क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हुआ हमारा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। बताओ क्या कन्वर्ट हुआ? ये पहली स्टेप करेक्ट है? नहीं। दूसरी स्टेप 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एसिड में, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पहले कन्वर्ट हुआ, फिर दे आर सेइंग ये कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, फिर दे आर सेइंग दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरेट एसिड में, देन फॉस्फोग्लिसरेट में। नहीं, दिस इज आल्सो रॉन्ग। नाउ ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, देन 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? तो सही ऑप्शन हुआ सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरल्डिहाइड में। जब ग्लिसरल्डिहाइड में और किस में? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड देन पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सीक्वेंस बाय हार्ट याद रहना चाहिए। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्लियर? नाउ question number 11, cytokines serve as dash for apoptosis। तो cytokines कौन रिलीज करता है? T lymphocytes। cytokines कौन रिलीज करता है? T lymphocytes। तो cytokine रिलीज करते हैं T lymphocytes। और cytokines क्या होते हैं?
साइटोकाइंस एक्ट एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ एपोप्टोसिस। कैसे? एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से कोई और सेल स्टिमुलस दे रही है एपोप्टोसिस का, तो दे एक्ट एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर एपोप्टोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर एपोप्टोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे एक्ट एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर एपोप्टोसिस। तो साइटोकाइन सर्व एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर एपोप्टोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स पोल्स। मतलब ये रहा मेरा, ठीक है, दिस इज सेंट्रियोल, ये रहे मेरे, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, यहाँ एक क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीज कौन सी स्टेज पे होती है? ऐसे, जब मेरे काइनेटोकोर खींच के पोल्स पे ले आते हैं क्रोमोसोम्स को, तो ये स्टेज होती है एनाफेज। कौन सी स्टेज होती है? एनाफेज। तो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स पोल्स पे चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। यहाँ क्या अटैच्ड है? यहाँ अटैच्ड है मेरे काइनेटोकोर्स। तो यहाँ अटैच्ड है काइनेटोकोर्स जो क्या करते हैं? पुल करते हैं टूवर्ड्स दी पोल्स या सेंट्रियोल्स। सो दे पुल टूवर्ड्स दी सेंट्रियोल्स। तो ये कौन सी फेज हुई? ऑप्शन नंबर ए, एनाफेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपियर। तो माइटोसिस की पहली स्टेज जो है प्रोफेज, उसमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी एंड हमारे न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं। एंड व्हेन दे रीअपियर, तो दे रीअपियर इन टीलोफेज फेज। वेरी गुड। तो डिसअपियर कौन सी स्टेज में होते हैं? अर्ली प्रोफेज में। तो यहाँ अर्ली प्रोफेज क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपियर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, अर्ली प्रोफेज। क्लियर? चलो, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले पूछ रहे हैं ये हमसे कि कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का करेक्ट है। चलो, साइटोक्रोम Q से जब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं साइटोक्रोम C के पास, N दे जाते हैं, जब वो फिर उसके बाद जाते हैं साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स के पास, एंड फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो दे आर आस्किंग ऑप्शन नंबर ए, क्या साइटोक्रोम Q से साइटोक्रोम C पे जाके, और साइटोक्रोम C हाइड्रोजन अब्जॉर्प्शन साइट है? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, क्या AA3 कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स है, क्या वो प्रोटॉन यील्डिंग साइट है? तो हाँ, हमारा जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो है कॉम्प्लेक्स AA3, साइटोक्रोम AA3, और वहीं पे ही प्रोटॉन्स यील्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ना। ऑप्शन नंबर सी पूछा था उन्होंने, साइटोक्रोम Q से साइटोक्रोम C, एंड साइटोक्रोम C इज हाइड्रोजन प्रोटॉन्स yielding site? No. And last option was no protons is absorbed or released. तो ये दोनों भी रॉन्ग आंसर हैं। तो राइट आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम AA3 के पास जब जाते हैं तो वो लास्ट साइट होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड वही साइट है जहाँ प्रोटॉन्स यील्ड या प्रोटॉन्स जनरेट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन फ्रॉम मेलेट। कौन सा इनमें से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम मेलेट? बहुत इजी सवाल है, मुझसे पहले आप आंसर दे दो जल्दी से।
तो इसका आंसर होगा NAD एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन और तभी तो वो रिड्यूस करता है अपने आप को। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, the product essential for oxidative phosphorylation in Krebs cycle is, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में ऑफ क्रेब साइकिल? वेरी इजी आंसर अगेन। इसका आंसर क्या NADPH ATP है? नहीं। एसिटाइल को है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सैलो एसीटेट है? नहीं। तो क्या मिलता है हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में? किसमें? क्रेब साइकिल में। तो इसका करेक्ट आंसर है NADH एंड FADH2। तो ये दो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब साइकिल। क्लियर? Now, question number 17. A single molecule of glucose generate dash molecules of acetyl coenzyme A which enters Krebs cycle. लिंक रिएक्शन पूछ रहे हैं ये कि कितने एसिटाइल को ए हमें मिलते हैं जो क्रेब साइकिल में जाते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, 2। तो 2 क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिलते हैं जो कहाँ जाते हैं? क्रेब साइकिल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the intermediate of Krebs cycle is utilized in the formation of amino acids? कौन सा इंटरमीडिएट है Krebs cycle का जो यूटिलाइज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड? तो इसका आंसर होगा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। कौन सा ऑप्शन है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल? कौन सा इंटरमीडिएट हमें क्रेब साइकिल में नहीं मिलता? ऑप्शन नंबर ए लैक्टेट, ऑप्शन नंबर बी आइसोसिट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सक्सिनेट, बोथ ए एंड बी। तो क्या लैक्टेट हमें मिलता है क्रेब साइकिल में? नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए, दैट इज लैक्टेट। लैक्टेट हमें क्रेब साइकिल में नहीं मिलता। आइसोसिट्रेट मिलता है, सक्सिनेट भी मिलता है, और बोथ ए एंड बी तो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 20। Krebs cycle takes place in aerobic respiration due to, option number A electron transport chain requires aerobic conditions to operate, oxygen is a reactant, C oxygen has a catalytic function, and D all of the above। क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि Krebs cycle takes place करती है in aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब साइकिल टेक प्लेस करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्स एरोबिक कंडीशंस टू ऑपरेट। यस करेक्ट। ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट। नो। ऑक्सीजन हैज अ कैटालिटिक फंक्शन। तो ये हो सकता है समटाइम्स ऑक्सीजन हैज अ कैटालिटिक फंक्शन। तो लेट्स सी इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन एरोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट। नो। ऑक्सीजन हैज अ कैटालिटिक फंक्शन। समटाइम्स ऑक्सीजन हैज अ कैटालिटिक फंक्शन, नॉट एवरी टाइम। तो ये भी नॉट द एप्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्स एरोबिक कंडीशंस टू ऑपरेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम पाइरुवेट बाय डैश रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर डी डीफॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए, सबसे पहले हम देखते हैं अपना लिंक रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी कि हम क्या थे, हम थे साइटोजोल में। कहाँ थे? साइटोजोल में। साइटोजोल में हमारे पास था पाइरूवेट, जो कहाँ से आया था? ग्लाइकोलाइसिस से आया था। कहाँ से आया था? ग्लाइकोलाइसिस से। अब ये पाइरूवेट कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था तो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कन्वर्ट कर देते हैं इसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए। और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड क्या रिड्यूस करता है? NAD इंटू NaDH2। क्लियर? इतना क्लियर है? तो जब हम पाइरूवेट को कन्वर्ट कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो बाय प्रोडक्ट क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा ये? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक, मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्साइलेशन। क्लियर? शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Now, question number 22. ATP synthase is powered by coenzyme motive force, cyclic AMP, proton gradient, GTP hydrolysis. तो ATP synthase बच्चों एक एंजाइम होता है, ये ऐसा, ठीक है, ये रहा मेरा ATP synthase, ठीक है, ATP synthase। अब क्या होता है? यहाँ से क्या आते हैं? यहाँ से आते हैं मेरे प्रोटॉन्स। क्या आए? मेरे प्रोटॉन्स। तो जब प्रोटॉन्स मेरे एटीपी सिंथेज से क्रॉस करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं मेरे एडीपी को किस में? एक्टिव एटीपी में। किस में कन्वर्ट करते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है वो किस पे डिपेंडेंट है? तो वो डिपेंडेंट है प्रोटॉन्स पे। किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है प्रोटॉन्स पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एटीपी सिंथेज इज पावर्ड बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि प्रोटॉन्स आते हैं एंड देन वो एडीपी से कन्वर्ट करते हैं किस में? एटीपी में। क्लियर? Now, question number 23. The arrival of pyruvate into the TCA cycle is inhibited by the presence of high cellular concentration of. अगर किसी इन चारों में से आप किसी का concentration बहुत हाई कर दोगे क्रेब्स साइकिल में, तो तब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनहिबिट कर देगी पूरी रिएक्शन को? सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि पाइरूवेट को हम किस में भेज रहे थे? हम पाइरूवेट को हम भेज रहे थे हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में जो था माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? इस प्रोसेस में NAD कन्वर्ट हो रहा था NADH में। इस प्रोसेस में NAD कन्वर्ट हो रहा था NADH में। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा था और एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में हो रहा था। एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में हो रहा था। तो ऑप्शन है, क्या पाइरूवेट का अमाउंट इंक्रीज करने में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा? तो ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 है, क्या NADH जब ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे तो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी? हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, कोएंजाइम ए तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन तो जल्दी बनेगी। तो क्या कोएंजाइम ए आंसर है? नहीं। अब ऑप्शन है AMP, तो इट्स ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है बच्चों, अगर NADH का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि फ्री प्रोटॉन्स अब बचेंगे ही नहीं और सारे फ्री प्रोटॉन्स यूटिलाइज हो जाएंगे, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NADH. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टेज ऑफ सेल डिविजन इज शोन इन द फिगर. यहाँ पे आपको एक स्टेज दिख रही है ऑफ सेल डिविजन एज शोन इन द फिगर. Select the answer which gives the correct identification of the stage with its characteristics. अब बताओ, ऑप्शन नंबर ए टीलोफेज, बी लेट एनाफेज, डी साइटोकाइनाइसिस एंड डी प्रोफेज. अब बच्चों ए का ऑप्शन है करेक्ट. क्या न्यूक्लियर एनवेलप फॉर रीफॉर्म्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म्स. क्या ये टीलोफेज है जहाँ न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन गया है, गोल्जी फिर से बन गया है. क्या ये लेट एनाफेज है जहाँ क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द पोल्स, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट. ये फेज है जहाँ हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ, सेंट्रियोल के पास, पोल के पास चले जाते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं बना है. ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनाइसिस है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. क्या यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया और डॉटर सेल्स 2 हो चुकी हैं? नहीं. प्रोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस इज नॉट रीफॉर्म्ड. तो प्रोफेज तो ये बिल्कुल भी नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ये क्या दिखा रहे हैं? तो ये दिखा रहा है हमें टीलोफेज. क्या है ये? ये है टीलोफेज. सबसे कह सकते हो रिमार्केबल स्टेज टीलोफेज, जहाँ पे न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है. क्या न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है, न्यूक्लियोलस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया रीअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स, गोल्जी और अपैरेटस रीफॉर्म्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म्स. तो करेक्ट आंसर है ए का 1, दैट इज टीलोफेज इस डायग्राम में शो हो रही है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 25th, which is the last question. Match the following with respect to meiosis. Select the correct option from the following. अब हम meiosis के बारे में बात कर रहे हैं और आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेज ऑफ meiosis में क्या होता है. तो ऑप्शन नंबर ए है जाइगोटीन. तो जाइगोटीन जो स्टेज होती है स्टूडेंट्स, दैट इज मार्क्ड बाय, तो जाइगोटीन इज मार्क्ड बाय पेयरिंग, जहाँ पे कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है. तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. एंड अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी, पैकेटीन. पैकेटीन में क्या होगा स्टूडेंट्स? पैकेटीन वो स्टेज है जहां क्रॉसिंग ओवर होता है. क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. पैकेटीन में क्या होगा? पैकेटीन में होगा हमारे क्रॉसिंग ओवर. क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. यहाँ पे एक क्रोमोलोगस होमोसोम, दूसरा होमोलोगस, इन दोनों आर्म्स के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. इसके फीचर्स इस आर्म पे चले जाते हैं, इसके फीचर्स इस आर्म पे आ जाते हैं. तो पैकेटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर. नाउ ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन. तो डिप्लोटीन में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमारी डिप्लोटीन स्टेज होती है वो कैरेक्टराइज करती है कियाज्मेटा का फॉर्मेशन. ठीक है, तो डिप्लोटीन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कियाज्मेटा फॉर्मेशन. तो लिख देती हूँ, डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कियाज्मेटा फॉर्मेशन. एंड नाउ ऑप्शन नंबर डी, डाइकाइनाइसिस में क्या होता है? फाइनली टर्मिनलाइजेशन होता है. तो डाइकाइनाइसिस में फाइनली क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन. डाइकाइनाइसिस में फाइनली हमारा टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा. तो इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर ए,
जाइगोटीन क्या है स्टूडेंट? जाइगोटीन इज कैरेक्टर बाय पेयरिंग, जहाँ पे सिनैप्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले पेयरिंग होगी जहाँ सिनैप्स का फॉर्मेशन होगा। फिर पैकेटीन में क्या होगा स्टूडेंट्स? पैकेटीन में होगा क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होगा? कियास्मेटा फॉर्मेशन, डुप्लीकेशन, कियास्मेटा फॉर्मेशन डिप्लोटीन में। एंड डाइकाइनाइसिस में टर्मिनलाइजेशन। I hope this much is clear to you. So this was our last question. इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा MCQs of chapter number 5, that was cellular processes. I hope आपके सारे concepts and application of your knowledge हो चुका होगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है एकदम फ्री प्लेटफॉर्म। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जाना है और कह सकते हो अपने कीबोर्ड में लिखना है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी साइट पे जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। आपको बस सेलेक्ट करना है कि आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है या हिंदी मीडियम में देखना है। जैसे ही आपने ये सेलेक्ट करा, अगर आपको मेरे बायोटेक के वीडियोस देखने हैं तो क्लिक ऑन वॉच नाउ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू है कि अभी तक क्या क्या चैप्टर्स आ चुके हैं एंड अपकमिंग क्या क्या चैप्टर्स हैं। आपको बस सिलेक्ट करना है कि कौन सा चैप्टर के वीडियोस आपको देखने हैं। प्ले करिए ये बटन और पूरी वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं वो आप एकदम फ्री। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है एकदम फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, मेक द मोस्ट ऑफ इट। बहुत नॉलेज है, जितना ले सकते हो उतना लेना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।